All right. How are you students? प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारा चल रहा है, उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। एक्चुअली डिस्कस नहीं किया था, वो मैंने आपको दिया था करने को, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। उस क्वेश्चन को जरा सा मैं आपको याद दिला दूं। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इफ मास इज मेजर्ड इन x kg, लेंथ इज मेजर्ड इन y मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन z सेकेंड, देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन या 10 जूल एटसेट्रा। तो सबसे पहले मास इज मेजर्ड इन x kg। मान लीजिए ये सिस्टम 1 है हमारा, सिस्टम 1 ये हमारा SI है, ये SI सिस्टम है, और सिस्टम 2 हमारा वो आर्बिट्रेरी सिस्टम है। तो इसमें मुझे, अगर ये SI है, सिस्टम 1 मेरा SI यूनिट का सिस्टम है, तो इसमें मुझे लिखना है किसको, 1 न्यूटन को, है ना। 1 न्यूटन का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है दूसरे सिस्टम में। दूसरा जो सिस्टम है जरा, अब दूसरे सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं n2 मान सकता हूं जो कि अननोन है, और इस दूसरे सिस्टम की यूनिट को मैं u2 बोल रहा हूं, है ना, और हम एज्यूम करके मैं u2 बोल रहा हूं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू n2 u2 जब मैं लिखूंगा तो फिर मैं क्या लिखूंगा, तो देखिए यहाँ 1, फिर न्यूटन को मैं क्या लिखूंगा, तो व्हाट इज न्यूटन इटसेल्फ, है ना। न्यूटन क्या था, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे 1 न्यूटन इज बेसिकली 1 न्यूटन इज व्हाट, 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है 1 न्यूटन, है कि नहीं। तो 1 इंटू न्यूटन को मैं 1 न्यूटन का वैल्यू अगर रख दूं तो यह आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू n2 इंटू u2। अब मैं u2 क्या लिखूंगा जरा समझना। सिस्टम 2 जो हमारी आर्बिट्रेरी सिस्टम थी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस सिस्टम में मास की यूनिट क्या थी, तो उस सिस्टम में मास की यूनिट थी x kg। क्या थी, x kg। लेंथ की यूनिट क्या थी, लेंथ की यूनिट उस सिस्टम 2 में थी हमारी y मीटर, और टाइम की यूनिट हमारी क्या थी, तो टाइम की यूनिट थी z सेकेंड। जैसे SI में मास की यूनिट kg यानी 1 kg होती है, लेंथ की यूनिट मीटर यानी 1 मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड यानी 1 सेकेंड होती है, उसी तरीके से उस आर्बिट्रेरी सिस्टम में हमारी मास की यूनिट क्या थी, x kg, लेंथ की यूनिट क्या थी, y मीटर, और टाइम की यूनिट क्या थी, z सेकेंड। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच इन दैट वेरी सिस्टम, यही हमारा क्वेश्चन था। तो हाउ मच वो n2 हो गया, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। u2 क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ kg है ना, 1 इंटू kg है, तो उसी तरीके से kg के बदले यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, x kg, क्योंकि मास की यूनिट SI में kg होती है, इधर क्या है x kg, तो मैं लिखूंगा x kg इंटू मीटर। मीटर को क्या लिखूंगा, तो इधर तो SI है तो मीटर है, इधर आर्बिट्रेरी सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है, y मीटर, तो मैं लिखूंगा इंटू y मीटर बाय टाइम की यूनिट इधर क्या है, सेकंड, इधर है सेकंड का स्क्वायर, तो इधर मुझे क्या लिखना होगा, तो z सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है तो इधर मुझे z सेकंड का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर फर्दर मैं क्या लिखूंगा, तो 1 इंटू kg इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इज n2 इंटू x y kg इंटू मीटर, मैंने x और y को एक साथ लिख दिया, बाय z स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सेकंड स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम मीटर कैंसिल, है ना। n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये z स्क्वायर इधर चला जाएगा, n2 इज इक्वल टू आ जाएगा z स्क्वायर बाय xy। दिस इज द वैल्यू ऑफ n2, z स्क्वायर अपॉन xy। मतलब जैसे z, x और y का मुझे वैल्यू पता होता ना, तो इस आर्बिट्रेरी सिस्टम में 1 न्यूटन का हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते थे। इस आर्बिट्रेरी सिस्टम में 1 न्यूटन का हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते थे, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज इस सिस्टम 2 में जो आर्बिट्रेरी सिस्टम है, इसमें हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू था 1 न्यूटन का, वो 1 ही हो जाता। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये n2 भी 1 आ जाता, बाकी यूनिट कुछ और होती वो एक अलग बात है। तो ये z स्क्वायर और xy दोनों क्या हो जाते, बराबर हो जाते, क्योंकि n2 को जब हम 1 पुट करते तो z स्क्वायर बाई xy मस्ट बी इक्वल टू 1, सो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता, xy के बराबर हो जाता। उसी तरीके से अगर कोई कहता 10 न्यूटन कितना होगा, तो इधर 10 हो जाता, तो 10 z स्क्वायर बाई xy हो जाता। 20 न्यूटन किसके बराबर हो जाता, 20 z स्क्वायर बाई xy हो जाता।
वैसे ही दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का था कि 10 जूल का न्यूमेरिकल वैल्यू इस आर्बिट्ररी सिस्टम यानी सिस्टम 2 में कितना होगा, ये अब आप खुद ब खुद कर लेंगे। हालांकि मैंने आपको कहा था कि जब यूट्यूब पे आप लेक्चर देखो तो उस दौरान आप पेन कॉपी भी लिए रहो। जैसे सपोज मैंने वर्बली कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो उसे सॉल्व करके आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने आंसर्स दे सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स चेक करता रहूंगा हमेशा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर जाएं, आपको जो समझ में आया वो हमसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 जूल वाला आप खुद करेंगे, है कि नहीं। बाकी जूम सेशन होगा तो उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमने बात की थी कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट, जहां पॉसिबल होगा सीजीएस निकालेंगे। तो देखिए, जब आप इस चैप्टर को किसी बुक से पढ़ेंगे तो एक लिस्ट सा मिलेगा जिसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, उनकी एसआई यूनिट और एक और कॉलम होता है जिसमें उनका डायमेंशन दिया होता है। डायमेंशन तो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। अभी हम यूनिट्स पे फोकस कर रहे हैं, एसआई और सीजीएस पे। तो मैं बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो भी इंपॉर्टेंट है उनको मैं, उनकी यूनिट्स हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे वो सब मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, है ना। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम लोग उस दिन मोमेंटम, लीनियर इंपल्स, इन सब का निकाले थे, वर्क का निकाले थे या एनर्जी का। तो हमने देखा था वर्क, है ना, वर्क या एनर्जी की अगर बात करो तो वर्क या एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हमने फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो ये हो गया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट हो गया था। और इसी को हमने बोला था जूल, शॉर्ट फॉर्म जैसे सिंबल अगर देखें तो जे, जूल, यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इज 1 जूल, ये हमने लिखा। अच्छा, एक और फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसमें जिसकी यूनिट जब हम निकालते हैं ना तो वो फोर्स इंटू डिस्टेंस जैसा ही कुछ आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सिमिलर जैसी चीज है अगर यूनिट की बात करें, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख के ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि भैया हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी दो डिफरेंट टाइप के हों लेकिन उनकी यूनिट सेम हो जाएगी। जैसे डिस्टेंस की भी एसआई यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कंपेयर कर देंगे। हम लोग आगे देखेंगे काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। डिस्प्लेसमेंट भी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फर्क तो हो ही गया, बट एसआई यूनिट दोनों का मीटर होगा। ओके, उसी तरीके से एक फिजिकल क्वांटिटी है टॉर्क, ये हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे 11th बुक 1 एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक 1 का सबसे सेकेंड लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट का मतलब लास्ट से पहले वाला चैप्टर एक आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉर्क हम लोग देखेंगे, इट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब ये कैसे डेराइव होता है वो ये तो हम उस दिन देखेंगे, आज तो मुझे इसकी केवल एसआई यूनिट निकालनी है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी अगर हम देखें तो ये आ जाता है किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस, फोर्स किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या आता है कि क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं क्या और जूल बोल देता हूं, तो जवाब है नहीं, नो, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क और एनर्जी की जो यूनिट थी जूल, उसका एक अपना हिस्ट्री है, एक स्टोरी है ना। जूल वाज ए साइंटिस्ट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये नाम आएगा, मैं थोड़ी सी वो कहानी उसी दिन समझाऊंगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट में, 11th जब खत्म हो रहा होगा तो एक चैप्टर आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज एंड कैलोरीमेट्री, है ना। तो वहां हीट एक्सचेंज कैसे होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, है ना, ये सब निकालेंगे, तो वहां ये जूल की कहानी हम पढ़ेंगे। तो ये एक अलग यूनिट है वर्क की,
लेकिन टॉर्क की यूनिट क्या जूल हो जाएगी क्या? तो ये तो बिल्कुल अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई ना, इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखने में लग रहा है ना कि, लेकिन यूनिट इनकी सेम नहीं होगी। आगे हम लोग देखेंगे इनका डायमेंशन सेम हो जाएगा, है ना, डायमेंशन इनका सेम हो जाएगा। और यही डायमेंशन की, जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे जब डायमेंशन आएगा, तो यही डायमेंशन की एक डिमेरिट भी थी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी सेम हो जाते थे, है कि नहीं। यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेडिशन निकाला गया, एक फैशन निकाला गया कि जब बात टॉर्क की होगी ना तो इसे लिखने का तरीका हम थोड़ा बदल देंगे। जैसे किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर है ना, इसको मैं न्यूटन बोलूंगा, और इंटू मीटर, यानी इसको मैं न्यूटन मीटर बोल के छोड़ दूंगा, न्यूटन मीटर, जस्ट दैट्स ऑल, न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर बोल के रहने देंगे, तो वो टॉर्क की यूनिट हो जाएगी। लेकिन जब पूरा मल्टीप्लाई करके किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर इकट्ठे लिखेंगे तो उसे जूल बोलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट होती है, टॉर्क की यूनिट जूल नहीं बोलते, ठीक है ना। उसी तरीके से सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर में ही एक आएगा हमारा दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जनरली आई से डिनोट करते हैं, सिंबल आई है, हालांकि सिंबल को तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि सिंबल क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है, ये होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। सीजीएस क्या हो जाएगी, तो ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, सीजीएस तो आप खुद निकाल ही सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी तरीके से एक आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आएगा, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक टाइप का प्लेन एंगल। इसकी पूरी कहानी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, या सर्कुलर मोशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये क्या है बेसिकली, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्लेन एंगल है। तो यूनिट की बात करें तो याद कीजिए जब 7 फंडामेंटल लिखा था तो उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री भी हमने लिखे थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट जो होगी वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी, क्या हो जाएगा, रेडियन, रेडियन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो रैड खाली लिख के छोड़ देते हैं, वो रेडियन, ठीक है ना। उसी तरीके से ऑलराइट, आगे अगर हम बढ़े तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एक फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, ओमेगा उसका सिंबल है, जो फैमिलियर सिंबल है, हालांकि कुछ भी आप अपने मन से बोल सकते हो सिंबल। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, रेडियन, बाय टाइम की यूनिट सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा जनरली हम लोग यूज करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन ये होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए उस दिन हमने बात की थी, जिस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी की वही यूनिट होती है जो वेलोसिटी की होती है ना। उसी लॉजिक से चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वही यूनिट होगी जो एंगुलर वेलोसिटी की होगी। तो ये ऑलराइट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी
का जो एसआई यूनिट होगा वही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का भी होगा। तो रेडियन पर सेकेंड बाई टाइम का सेकेंड, सो इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो और भी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा हमारा, हालांकि ये मैं बता दे रहा हूं, बहुत जगह इसे है ना बोल दिया जाता है कि आप बुक में दिया हुआ होगा आप लर्न कर लेना, लेकिन मैं लर्न तो आप करोगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप क्लास नोट्स नोट डाउन करोगे ना तो साथ साथ जैसे मैं एंगुलर वेलोसिटी लिख के कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख रहा हूं, तो मान लो गलती से तुम रेडियन पर सेकेंड भूल रहे हो लेकिन ये फॉर्मूला याद है तो फिर तो ये आ ही जाएगा ना, यही बात है। इसीलिए आदत स्टार्टिंग के जब क्वेश्चंस करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट निकालेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, अब उस फॉर्मूला अगर वो फॉर्मूला याद है तो फिर एसआई यूनिट तो आप खुद बता दोगे, है ना। तो स्टार्टिंग में जो इजी क्वेश्चंस होंगे या उससे लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे उस पर जब अटैक करेंगे ना तो इस प्रोसेस पे ध्यान देंगे, बाद में आप खुद ब खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे मैं धड़ल्ले से लिख दे रहा हूं वैसे आप भी लिख दोगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट हो जाएगी। अगर हम बात करें एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को जनरली एल से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मतलब आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा। तो आई ओमेगा अगर आप इसको देखो तो ये क्या आ जाएगा, तो आई का क्या आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और ओमेगा का क्या आया था रेडियन पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट एंगुलर मोमेंटम। उसी तरीके से एक आएगा एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, इसका सिंबल जे होता है, हालांकि सिंबल का क्या लेना देना, सिंबल तो कुछ भी ले सकते हैं। एंगुलर इंपल्स की वही एसआई यूनिट होगी जो एंगुलर मोमेंटम की होगी। जिस तरीके से याद कीजिए लीनियर इंपल्स की एसआई यूनिट वही थी जो लीनियर मोमेंटम की थी। क्यों? क्योंकि एंगुलर इंपल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन, या जैसे जे जो होता है ना ये L2 माइनस L1 होता है, हम लोग देखेंगे, यानी फाइनल कोई बॉडी जब मूव करेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में हम लोग देखेंगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम जब एंगुलर इंपल्स जब निकालना होगा तो उसके फाइनल एंगुलर मोमेंटम में से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो L2 माइनस L1। तो इसकी वही एसआई यूनिट होगी जो L की होगी, यानी यही हो जाएगी, J की भी एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकेंड ही हो जाएगा, ठीक है ना, एसआई यूनिट। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा, दो मासेज के बीच फोर्स, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ना, जैसे कोई पूछ देगा कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब ये कैसे, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कैपिटल जी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप निकाले भी होंगे। जैसे हम याद कीजिए दो मासेज m1 m2 होते थे, r डिस्टेंस पे पॉइंट मास होते थे, तो दोनों के बीच का जो फोर्स होता था वो g m1 m2 बाई r स्क्वायर होता था, है ना। आज इस फॉर्मूले की का हम हेल्प लेंगे
केवल जी की यूनिट निकालने के लिए। तो यहां से जी क्या हो जाएगा, तो यहां से जी हो जाएगा FR² बाई M1 M2। अब F की यूनिट इंटू डिस्टेंस स्क्वायर की यूनिट बाई M1 इंटू M2 की यूनिट, तो FR² यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यही हो जाएगी इसकी यूनिट। अगर कोई कहता हो कि और इलैबोरेट करो तो इलैबोरेट कर सकते हैं, न्यूटन को और इलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मीटर और किलोग्राम चलो भैया एसआई के अकॉर्डिंग है, लेकिन न्यूटन तो बेसिकली न्यूटन को अगर कोई कहे कि आप फंडामेंटल के फॉर्म में लिखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स के फॉर्म में फोर्स की यूनिट न्यूटन को एक्सप्रेस करो, तो आप तो कर सकते हो, बिकॉज 1 न्यूटन इज किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और डिटेल में अगर कोई कहे लिखने को तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसी को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन हो गया, इंटू मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम का स्क्वायर यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम पे पावर -1 मीटर पे पावर क्यूब सेकेंड पे पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके हैं। या नीचे ही सेकेंड स्क्वायर को रहने देते तो पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते थे। तो लिखने का तरीका है ना, ये दोनों हैं, आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपने ऐसा यूनिट देखी। उसी तरीके से स्मॉल जी, ये बहुत बार आया होगा 9th 10th में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है भैया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। ये क्या है, तो एक्सेलरेशन है, वो बात अलग है कि ये एक अलग प्रकार का एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ही। तो जो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होगी वही स्मॉल जी की होगी, यानी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एसआई यूनिट इसकी सीधे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी एसआई यूनिट की अगर बात करें तो, ठीक है ना। आगे अगर बढ़े हम लोग, तो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सारे फिजिकल क्वांटिटी देख लिए चैप्टर के, है ना, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के देख लिए। जैसे पावर, एक आएगा पावर, पावर क्या होता है, तो पावर वर्क डन बाय टाइम टेकन, आप लोग पढ़े होंगे, और डिटेल में तो पढ़ना ही है हम लोगों को, लेकिन आज हम लोग केवल एसआई यूनिट के लिए पढ़े। तो वर्क डन की क्या थी, जूल, और टाइम का क्या था, सेकेंड, एसआई यूनिट की बात करो। बाकी अभी जैसे यहाँ पे न्यूटन को इलैबोरेट किया है, आप जूल को भी इलैबोरेट कर सकते हो। जूल को क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो जूल पर सेकेंड अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, कम टाइम कंज्यूम करके लिखना चाहें, तो हम जूल पर सेकेंड लिख के छोड़ सकते हैं। और इसी जूल पर सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं, यानी 1 जूल पर सेकेंड जो होता है इज 1 वाट। वाट, जेम्स वाट एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे ये ऐसा यूनिट आई हुई है। बोले तो 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वाट। ऑलराइट, ओके, लेट अस प्रोसीड। इसके बाद 11th बुक 2 के कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करते हैं। बुक 1 में मोस्टली यही फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, मोस्टली एक आध छूट भी गया होगा तो आप देख लेंगे, है ना, आपको एक फॉर्मूला जैसे ही पता चलेगा आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक एक फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ फॉर्मूला लिख के अगर मैं लिखने लगूँ ना तो बहुत टाइम लगेगा, पता चला इसी में 2-3 लेक्चर आपके चलेगा। इसीलिए जो वेल नॉन है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे उसमें आ जाए, है ना, बट एक आध छूट भी जाएंगे अगर बाई द वे किसी चैप्टर का, तो वो जब चैप्टर आएगा तब तो हम जान ही जाएंगे, क्योंकि उस चैप्टर पे तो पूरा डिटेल पढ़ना होगा हम लोगों को। मैं बार बार फ्रिक्वेंटली ये बात कह रहा हूँ, है ना। तो बुक 2 11th की जब बात करते हैं ना, तो वहां पे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, ये पहला चैप्टर आएगा पढ़ने को। तो वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस हालांकि बहुत टाइप का होगा,
है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में ही मैं बता देता हूं। नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग देखेंगे किसी सॉलिड को, जैसे कोई रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, जैसे सिलिंड्रिकल रॉड है, उसको हम कोई फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो हम लोग देखेंगे नॉर्मल, इसको बहुत जगह सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होगा नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। ज्यादा डिटेल की अगर बात करें तो इट इज नॉर्मल इंटरनल फोर्स बाय एरिया, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा रॉड के अंदर, वो वाला फोर्स बाय एरिया, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो नॉर्मल फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, तो मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से एक आएगा शियर स्ट्रेस है ना। शियर स्ट्रेस इसको सिग्मा एस, इसको सिग्मा एन बोल सकते हैं। सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एस शियर स्ट्रेस, ये भी सिंबल कहीं कहीं आप देखेंगे। ये हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया। टेंजेंशियल फोर्स की बात करें तो है तो फोर्स की ऐसा यूनिट अगेन न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, बाई है यहां, ध्यान रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से स्ट्रेन, एक वर्ड आएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा स्ट्रेन भी बहुत टाइप के होंगे, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होगा वो चेंज इन लेंथ बाई लेंथ होगा, यानी डेल्टा एल बाई एल। अब देखो चेंज इन लेंथ की वही यूनिट होगी जो लेंथ की होगी, तो चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर होगी, लेंथ की भी मीटर होगी, तो मीटर तो कैंसिल हो गया, मीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां क्या बच गया, 1, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बच गया। अगर आप बात करो तो यहां कोई यूनिट नहीं बचा, क्योंकि ऊपर भी मीटर था नीचे भी मीटर था, कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ बचा नहीं, यानी वो यूनिटलेस हो गया। ठीक है ना। यूनिटलेस होने का मतलब क्या होगा कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू का केवल बच जाना। जैसे यहां क्या बच गया, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 1 व्हिच इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑलराइट, सो इट इज यूनिटलेस, यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी। उसी तरीके से लैटरल स्ट्रेन जो होता है ना, वो चेंज इन रेडियस बाय रेडियस। हम लोग देखेंगे चेंज इन रेडियस बाय रेडियस, मतलब इसका भी वही हाल है, डेल्टा आर बाई आर, रेडियस भी तो लेंथ ही है ना, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिटलेस। डेल्टा आर बाई आर भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो है। तो आप एक चीज देखना जरा, स्ट्रेस नॉर्मल हो चाहे शियर हो, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल हो चाहे, मतलब स्ट्रेन वर्ड जहां आया तुरंत समझ जाना है, किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, एक और स्ट्रेन आएगा शियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन यूनिटलेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यूनिटलेस, शियर स्ट्रेन यूनिटलेस। तो अब मैं केवल डायरेक्ट लिख देता हूं, शियर स्ट्रेन की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, शियर स्ट्रेन। अब जब ये आएगा डिटेल में तो पढ़ेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। शियर स्ट्रेन की भी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रेस की कोई यूनिट, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की से दोनों की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो लेट अस प्रोसीड। स्ट्रेस स्ट्रेन देखने के बाद एक बहुत फेमस फिजिकल क्वांटिटी आएगा, यंग्स मॉडुलस, वाइज इसका सिंबल होगा, है ना। ये हम देखेंगे किसी भी मटेरियल का ये प्रॉपर्टी है, यंग्स मॉडुलस, है ना। यंग्स मॉडुलस जो होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस, अब मैं शॉर्ट में जरा लिखता हूं, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को मैं
LE से डिनोट करता हूं। एक काम करता हूं, मैं पूरा लिख ही देता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हालांकि बहुत जगह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का सिंबल आप देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही तो हुआ, किसी भी टाइप के स्ट्रेस की यूनिट अभी हमने देखी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन यूनिटलेस, यानी इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और ये यूनिटलेस है यानी 1। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यूनिटलेस है, यूनिटलेस का मतलब देखे थे ना, मीटर बाय मीटर आया था तो 1 से कैंसिल हो गया था, तो 1 रखेंगे तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर का मतलब यंग्स मॉडुलस की एसआई यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की होगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस एक ही चीज हो गए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। फिजिक्स में जब हम देखेंगे तो स्ट्रेस एक अलग चीज है, किसी बॉडी का यंग्स मॉडुलस एक अलग चीज है, ठीक है ना, लेकिन दोनों की एसआई यूनिट सेम होगी, दोनों की एसआई यूनिट सेम होगी। उसी तरीके से यंग्स मॉडुलस के बाद हम लोग देखेंगे शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, है ना, इसको जी से डिनोट करते हैं, शियर मॉडुलस या ईटा ना, एक ग्रीक लेटर है ईटा, कहीं कहीं ये भी डिनोट करते हैं, एन जैसा ग्रीक लेटर है ईटा, ईटा बोलते हैं, ETTA। ये क्या होता है, तो शियर मॉडुलस जो होगा वो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, यानी वो भी बाय स्ट्रेन ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, यानी उसकी भी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगी, यानी इसकी भी SI यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगी। तो फिर से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आ गया, है ना, स्ट्रेस की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन यूनिटलेस तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यंग्स मॉडुलस की SI यूनिट वही होगी जो शियर मॉडुलस की होगी, वही नॉर्मल स्ट्रेस की होगी, वही शियर स्ट्रेस की होगी, लेकिन ये पांचों अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से एक और आएगा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस B से डिनोट करते हैं इसको, ये भी ये आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो गौर कियो, यहां डरना नहीं है कि सर ये वॉल्यूमेट्रिक वर्ड आ गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेन भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो भी स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, सुपरफिशियल स्ट्रेन भी आ सकता है एक टर्म, लेकिन आगे क्या, नाम के आगे क्या लगा है, स्ट्रेन, यानी वो यूनिटलेस होगा, स्ट्रेन जहां भी आया वो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की फिर से वही यूनिट होगी जो इन दोनों की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब बल्क मॉडुलस की वही SI यूनिट होगी जो शियर मॉडुलस की होगी, वही यंग्स मॉडुलस की होगी, वही नॉर्मल स्ट्रेस की होगी, वही शियर स्ट्रेस की होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, मतलब 5-6 फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं, उन सब का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन उन सब की SI यूनिट क्या है, सेम है, ठीक है ना। इसके बाद एक टर्म आएगा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, Z। ये 1 बाय बल्क मॉडुलस होगा, 1 बाय बल्क मॉडुलस। हम लोग पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कौन सा गैस ज्यादा कॉम्प्रेसिबल है, जैसे किसी बैलून में हाइड्रोजन भर दिया, ऑक्सीजन भर दिया, दोनों को कॉम्प्रेस कर रहे हो, या आप पढ़ोगे, है ना, गैसियस स्टेट केमिस्ट्री में भी आएगा और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी आएगा। तो जिसका बल्क मॉडुलस जितना ही ज्यादा वो उतना ही कम कंप्रेसिबल होता है ना, बल्क मॉडुलस हम देखेंगे, और ये सबका हो सकता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, सबके लिए बल्क मॉडुलस डिफाइंड होता है। यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस केवल सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, लेकिन बल्क मॉडुलस सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके लिए डिफाइन होता है। कंप्रेसिबिलिटी 1 बाय बल्क मॉडुलस होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, तो 1 बाय न्यूटन और बाय मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा, अगर देखा जाए तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा, है कि नहीं। मैं सारे फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम का SI यूनिट आपको फॉर्मूला बताते चल रहा हूं, है ना। इसमें अभी
एक लेक्चर और लगेगा, है ना, एक लेक्चर या एक लेक्चर से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे सारे नोट्स को ढंग से, है ना, आप डिनोट करेंगे, मतलब नोट डाउन करेंगे। और हर लेक्चर में 2-3 होमवर्क, मैं तत्काल अभी बहुत ज्यादा होमवर्क आपको नहीं दूंगा, है ना। जब यूनिट्स एंड डायमेंशन 50% कंप्लीट हो जाएगा, जब हम डायमेंशंस पढ़ने लगेंगे ना, तब मैं आपको काम दूंगा डिटेल में, थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा। लेकिन अभी जो मैं वर्बली पूछ लूँ, है ना, या कुछ क्वेश्चन दे दूं, लिख के दे दूं अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो आप यूट्यूब पे जाकर के कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर्स देना, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो डेंसिटी, ये आप नाम सुने होंगे, इसको डी से डिनोट करते हैं, ये होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो डेंसिटी कहीं पे लिखा हुआ हो ना, आप तुरंत मास बाय वॉल्यूम बोलते हो, लेकिन ध्यान रखना 2 बातें। ये मास बाय वॉल्यूम जब हम बोलते हैं ना, तो सबसे पहली बात, इसे हम वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि अब आप जब 11th में आए हो, 12th में जाओगे, तो आप देखोगे कि डेंसिटी भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो जैसे वॉल्यूम डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, उसी तरीके से होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ हो जाएगा। तो ये डी है, मास बाय वॉल्यूम, मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, या लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। आप किसी भी स्ट्रक्चर के वॉल्यूम के फॉर्मूला को देखोगे, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम जानते हैं क्यूब का साइड अगर ए है तो वॉल्यूम बी इज इक्वल टू ए क्यूब, और साइड किस में होगा, साइड की एसआई यूनिट मीटर, साइड तो एक लेंथ ही है ना, तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, तो मीटर का क्यूब, तो वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर का क्यूब। सो इट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी। उसी तरीके से आएगा लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये होगा मास बाय लेंथ, मास बाय लेंथ, है ना, दैट इज किलोग्राम बाय लेंथ का मीटर, यानी किलोग्राम पर मीटर है, दोनों डेंसिटी, लेकिन ये वॉल्यूम डेंसिटी है, ये लीनियर मास डेंसिटी। उसी तरीके से एक टर्म आएगा सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास उसके सरफेस एरिया में समाया हो, जैसे डिस्क है ना, एक सीडी डिस्क, उसमें एरिया होता है, उसका मास एरिया में समाया होगा। एक रॉड, एक थिन रॉड, उसका मास उसके लेंथ में समाया होगा। लेकिन वही एक सॉलिड क्यूब या क्यूबॉइड, उसका मास उसके वॉल्यूम में समाया होगा। तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग टाइप की मास डेंसिटी डिफाइन होती है ना। मास वो डिपेंड करता है कि मास वॉल्यूम में समाया हुआ है, या मास लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, या मास एरिया में समाया हुआ है कि नहीं। तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, इट इज मास बाय एरिया, मास पर यूनिट एरिया। सो इट इज किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। फिर एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी, है ना, फ्लूइड्स चैप्टर में देखेंगे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है भैया, तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखते हैं, फॉर्मूला आप बुक्स में पढ़ते होंगे। इसकी भी अपनी एक कहानी है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्यों लेते हैं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जो जनरली हम वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं, वो 4 पे होती है डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की भी वही यूनिट होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर की भी वही यूनिट होगी, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी भी हो जाएगी। यहाँ मास डेंसिटी की बात हो रही है ना इसकी, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी भी हो जाएगी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बच गया, यूनिट तो बची नहीं, यानी ये यूनिटलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, है ना। कोई यूनिटलेस हो गया ना, तो उसको 0 से इक्वेट मत करना, कभी 1 से इक्वेट करना। यूनिटलेस हुआ है क्योंकि सब कैंसिल आउट हो गए हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बच गया है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। यूनिटलेस का मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कुछ नहीं है यानी 1 है, क्योंकि जब सब कैंसिल आउट हुआ है तो 1 टाइम कैंसिल आउट हुआ होगा ना,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब बाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वन टाइम कैंसिल, ऑलराइट। उसी तरीके से एक टर्म आएगा प्रेशर, फ्लूइड्स, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ेंगे तो एक टर्म आएगा प्रेशर। ये भी होता है फोर्स बाय एरिया, ये भी होता है नॉर्मल फोर्स बाय एरिया। लेकिन अब आप कहोगे कि सर स्ट्रेस भी होता था नॉर्मल फोर्स बाय एरिया, तो इन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया था, ये एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स पर बाय एरिया लिखेंगे तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर ये भी हो जाएगा। और पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को है ना एक नाम देते हैं, जब बात प्रेशर की करते हैं ना तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक नाम दे देते हैं पास्कल, पास्कल PAS। ये एक साइंटिस्ट था पास्कल, शॉर्ट फॉर्म PA, शॉर्ट फॉर्म PA, ठीक है ना। तो प्रेशर की SI यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल, ठीक है ना। उसी तरीके से एक टर्म आएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। ये हम लोग देखेंगे। अब ये इसकी ये अजीबोगरीब नाम आ गया आपके सामने, लेकिन अब इसके SI यूनिट की बात करो ना तो हम लोग देखेंगे कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे विस्कस फोर्स जो लगता है, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स नीचे लगता है, मतलब विस्कस फोर्स जो लगता है r रेडियस के स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे जो v स्पीड से चल रहा हो, विस्कस फोर्स F विस्कस फोर्स जो होता है वो होता है 6 पाई ईटा RV। 6 पाई इज कांस्टेंट, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R इज द रेडियस एंड V इज द स्पीड। इससे बिल्कुल क्लियर है ईटा की SI यूनिट क्या होगी। अब आप पूछोगे कि सर ये कहां से आया, तो ये जब आएगा तो पढ़ेंगे, इसे स्टोक्स लॉ कहते हैं। ईटा की SI यूनिट क्या होगी, तो ईटा की SI यूनिट फोर्स बाई R इंटू V, क्योंकि 6 पाई की कुछ होगी नहीं, तो ईटा की SI यूनिट की बात करो तो वो हो जाएगा विस्कस फोर्स यानी न्यूटन बाई रेडियस की यूनिट मीटर इंटू वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ईटा की SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसी तरीके से एक टर्म आएगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है ना, इसको T से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर, है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस दो मैं दे देता हूं, ये आप करना और कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में आप उसका जवाब देना। आगे नेक्स्ट क्लास में अब इसके बाद के फिजिकल क्वांटिटीज, अब 11th के दो ही चैप्टर्स हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और ऑक्सीडेशन एंड वेव। उसके कुछ गिने चुने 5-7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके मैं यूनिट लिख दूंगा। फिर हम लोग डायमेंशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि 12th वाला जो है ना, 12th वाले के लिए हम लोग वो उसके जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लिख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, और ओके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देंगे आपको इकट्ठे। ऑलराइट, थैंक यू।